माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देर से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी और ब्लैक आ रहा था, तो हमारी पूरी टीम जो है वो कोशिश कर रही थी कुछ। अब कई बार ऐसा होता है, टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम लोगों का जोर नहीं चलता। हालांकि मैं एकदम वक्त पे आ गया था 9 बजे, लेकिन मजबूरी ये थी कि आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहा था। अब मुझे लगता है कि सब ठीक हो गया और हम लाइव जुड़ रहे हैं, मेरी आवाज़ भी आप तक आ रही होगी। तो हालांकि आज करीब 10 मिनट से ऊपर निकल गया, लेकिन चलिए, कभी कभी होता है। तो एक तो सभी आप जो क्राइम तक के पूरी फैमिली परिवार के लोग हैं, आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और इसी तरीके से आप क्राइम तक से जुड़ते रहें, क्राइम तक को अपना प्यार देते रहें और इसको बड़ा करते रहें। आज कई लोगों ने आप में से कहा था कि भंवरी देवी की कहानी जानना चाहते हैं, भंवरी देवी राजस्थान की। चूँकि इस स्टोरी को मैंने लगातार कई दिनों तक कवर किया, बल्कि कई महीने तक शोज़ भी इस पे गए, वारदात बनाया, और मैं राजस्थान भी गया इसके लिए, जोधपुर गया और उन जगहों पे जहाँ जहाँ से ये केस जुड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि हाँ, ये कहानी सुनानी चाहिए। और उसकी एक वजह और भी है, वो ये है कि आज 28 अगस्त है और भंवरी देवी जिस दिन गायब हुई थी वो 1 सितंबर था, मतलब अब से 3 दिन के बाद। तो एक नर्स ने कहा कि उसके पास एक सीडी है और उस सीडी में एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक की नंगी करतूत कैद है, और अगर यह सीडी आम हो गई तो 3 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। लेकिन सीडी आम होती है उससे पहले वो नर्स ही गायब हो गई, और इसके बाद कहानी शुरू होती है। 2011 का ये वो केस है जो मतलब राजस्थान की सीमा से बाहर निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी सुर्खियों में रहा, और कई दिनों तक रहा, बल्कि महीनों तक रहा। क्योंकि इस केस में सेक्स इन्वॉल्व था, सियासत था, नेता थे और सीडी थी। तो वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक स्टोरी को जिस तरीके से अखबारों में सुर्खियाँ बनती हैं, टीवी में सुर्खियाँ बनती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स थे। करीब 7 साल पुरानी बात हो गई है, अब चूँकि 11 का मामला था। तो ये कहानी शुरू होती है जोधपुर से, बहुत खूबसूरत जगह है राजस्थान में। एक भंवरी देवी नर्स हुआ करती थी, उसकी उम्र थी उस वक्त 38 साल। जोधपुर के पास, जोधपुर से करीब 100-125 किलोमीटर दूर वो रहा करती थी, और नट बिरादरी से ताल्लुक़ था उसका। वो जो राजस्थान में नट बिरादरी बहुत फेमस है, तो उस घराने से वो आती थी। एक बहुत ही मामूली परिवार की थी, और उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे थे, और वो खुद एक नर्स का काम करती थी। और जो नर्स का काम करती थी वो जोधपुर से थोड़ी दूरी पे एक पैनन कस्बा है, पैनन, वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल था, वहाँ उसकी नौकरी लगी थी। तो वो सरकारी मुलाजिम थी बतौर नर्स। करीब 7-8 हज़ार रुपये उसकी सैलरी हुआ करती थी। लेकिन नर्स होने के साथ साथ भंवरी देवी राजस्थानी एल्बम के लिए भी शूट करती थी, गाने वाने, और उस गाने में वो खुद भी आती थी, डांस करती थी। तो वो एल्बम में थी। इसके अलावा उसने अपनी बहुत सारी सीडियाँ बना रखी थी, सीडी जिसमें उसके सारे गाने और वो होते थे, और कुछ एक्टिंग वैक्टिंग भी थी। तो राजस्थानी गाने और सीडी के ज़रिए, वो अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अब वो राजस्थानी फ़िल्मों की हीरोइन बनना चाहती थी। उसका सपना था, उसका ड्रीम था ये, कि वो हीरोइन बने राजस्थानी फ़िल्मों की। और इसकी वजह से वो अक्सर अपने नर्स की जो ड्यूटी होती थी उससे दूर रहती थी। अब प्रॉब्लम यह था कि जिस पैनन कस्बे में ये सरकारी अस्पताल था, उस पूरे कस्बे में ये इकलौता अस्पताल था, और उस अस्पताल में ये इकलौती नर्स थी। अब भंवरी देवी चूँकि एल्बम में भी काम कर रही है, जयपुर भी जाना शूटिंग के लिए, बाकी चीज़ें, तो वो अक्सर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहा करती थी। तो ये अच्छा, उसकी गैर हाजिरी में और कोई नर्स होता नहीं था। तो गांव के लोगों ने और कस्बे के लोगों ने इसका विरोध किया, कंप्लेंट की सरकारी अफसरों से जाकर। तो कंप्लेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने भंवरी देवी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये बात है करीब 2009 की।
तो कलेक्टर ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और बस यहीं से शुरू होता है भंवरी देवी का पूरा खेल। जब उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया तो सबसे पहले वो अपने जो इलाके के उसके एमएलए थे मलखान सिंह, उनके पास जाती है और मलखान सिंह को बताती है कि ऐसे ऐसे पहला परिचय उसका होता है इस नौकरी के बर्खास्त होने के बाद नर्स की नौकरी से। तो वो मलखान सिंह को बताती है कि मुझे नौकरी से हटा दिया गया और कलेक्टर चाहे तो मुझे वापस रख सकता है, और आप चूँकि विधायक हैं तो आप कलेक्टर से कहें। अब भंवरी देवी चूँकि उसके बाद वो अपने बारे में भी बताती है कि मैं इसलिए गैर हाजिर रहती हूँ क्योंकि मुझे एल्बम बनाती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, ये सारी चीज़ें थी। तो मलखान सिंह से उसकी जब पहली मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के बाद मलखान सिंह जो विधायक थे वो उसको अपने साथ राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर जल संसाधन मंत्री उस वक्त जो हुआ करते थे महिपाल मढेरना, तो उसके पास ले जाते हैं। मतलब जो विधायक मलखान सिंह है वो अब भंवरी देवी को नौकरी वापस बहाल कराने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मढेरना के पास ले जाते हैं। उसके बाद बातचीत होती है। फिर थोड़े दिनों के अंदर अंदर कलेक्टर के पास फ़ोन आ जाता है और कहा जाता है कि अब भंवरी देवी को वापस नौकरी पर रखिए। कलेक्टर, चूँकि अब मंत्री का फ़ोन था, कलेक्टर मजबूर था और वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी मधेरना और मलखान की थी क्योंकि एक, तो भंवरी देवी वापस नौकरी पर बहाल हो जाती है। अब नौकरी पर बहाल हो जाती है, लेकिन ये जो नौकरी जिस तरीके से वापसी में जो बहाली हुई उसकी, उससे उसका मलखान सिंह के साथ एक रिश्ता बन जाता है, बहुत करीबी रिश्ता। अब मलखान सिंह के साथ उसका आना जाना मिलना जुलना शुरू होता है। और मलखान सिंह ने चूँकि महिपाल मढेरना जो मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री, उनसे ही मिलाया था, तो फिर मलखान सिंह के अलावा उसका मढेरना के साथ भी उठना बैठना मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला करीब 2 साल तक चलता है, 2009 से लेकर 2011 तक। इस दौरान वो कई बार जयपुर भी आती है, कई बार पार्टी के फंक्शन में भी जाती है, लगातार फ़ोन पे बातचीत होती है, घर पे भी फ़ोन आता है, और ये रिश्ता यूं ही चलता रहता है। रिश्ते में कड़वाहट तब आती है जब 2011 आ जाता है। अब तक भंवरी देवी इन नेताओं के संपर्क में आने के बाद काफ़ी पावरफुल हो गई थी। उस सत्ता की जो ताकत होती है उसको समझने लगी थी, नेताओं के जो रंग हैं वो जानने लगी थी। और इस दौरान उसने इन नेताओं के करीब आकर बहुत फ़ायदा भी उठाया। एक 7-8 हज़ार की मुलाजिम जो नर्स की उसकी सैलरी हुआ करती थी, वो 7-8 हज़ार ही हुआ करती थी। तो वो 7-8 हज़ार रुपये की कमाने वाली भंवरी देवी अचानक नया घर बनाती है, नई गाड़ी लेती है, मारुति स्विफ्ट, और जो उसके बच्चे थे उनको नामी पब्लिक स्कूल में जयपुर में पढ़ने के लिए भेजती है, वहाँ हॉस्टल में रखती है। अब जाहिर सी बात है ये 7-8 हज़ार रुपये की कमाई पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी, लेकिन भंवरी देवी की पूरी हैसियत बदल जाती है। एक आम घराने की नट बिरादरी की भंवरी देवी देखते ही देखते बहुत अमीर, रईस, और ये सारी कमाई उसकी इन नेताओं के संपर्क में आने के बाद हुई थी। तो यहाँ तक तो ठीक था, उसकी ज़िंदगी बदल गई, अमीरी आ गई, सब कुछ आ गया, और वो छोटे मोटे लोगों के काम भी कराने लगी नेताओं से। लेकिन 2011 में दिक्कत तब शुरू हुई जब भंवरी देवी के अंदर अचानक एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, और वो ये कि अब उसे भी नेता बनना और चुनाव लड़ना है। अब यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसने कहा कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है और विधायक के लिए टिकट चाहिए। और मधेरना और जो विधायक थे जिनके ये संपर्क में थी, उन दोनों से ये इसने फोर्स करना शुरू किया कि हमें जो है वो टिकट चाहिए और मैं अब चुनाव लड़ूंगी। अब जाहिर सी बात है कि एक विधायक का टिकट दिलाना और वो भंवरी देवी को, इन दोनों के लिए इतना आसान नहीं था, और वो चाहते भी नहीं थे। तो वो शुरू में तो टालते रहे कि होगा, कोशिश करते हैं, पार्टी नेताओं से बात करते हैं, पर ये टालम टाली लंबा हो गया। और उसके बाद जब उसे लगा भंवरी देवी को कि ये लोग मलखान सिंह और मधेरना इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर उसने एक चाल चली।
उसने कहा ये टिकट ऐसे नहीं देंगे तो इनको ब्लैकमेल करते हैं। तो 2011 के आसपास जनवरी फरवरी में इसने कहना शुरू किया कि मेरे पास एक सीडी है और उस सीडी में मलखान सिंह भी है और मधेरना भी है, और वो सीडी दोनों में खुद भंवरी देवी है, और उनके एकदम अंतरंग संबंध के फोटो जो सीडी बनाई थी वो खुद भंवरी देवी ने बनाई है। तो ये बात होती है, लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये ऐसी बेवकूफ़ी की बात कर रही है, कुछ होगा नहीं। लेकिन इसकी इस तेवर के बाद मढेरना और मलखान सिंह अचानक भंवरी देवी से दूरी बना लेते हैं, और अब वो ना उससे फ़ोन पे बात करते हैं ना उससे मिलते हैं। वो फ़ोन करती है तो मना कर देते हैं, घर पे आती है तो कहते हैं है नहीं, चूँकि जोधपुर में भी दोनों का घर था, तो अवॉइड करना दोनों को शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद भंवरी देवी को लगता है कि ये दोनों अवॉइड कर रहे हैं तो क्या करूं। तो एक दिन अचानक जोधपुर से जयपुर पहुंच जाती है। अब जयपुर में सरकारी बंगला था, कोठी था, मधेरना साहब का मंत्री थे, और ये बात है जुलाई 2011 की। भंवरी जब देवी हर तरह से फ़ोन कर करके थक जाती है, सब कुछ करती है, तो वो सीधे कोठी पे पहुंच जाती है जयपुर में, कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मढेरना के, और वहाँ जाके वो मिलने की बात करती है। तो मढेरना उस दिन घर पे ही थे, लेकिन वो उसको अपने गार्ड से धक्के मार के कहते हैं बाहर कर दो, और उसको घर में घुसने नहीं देते, गेट के पास से बाहर भेज दिया जाता है। जुलाई 2011 की बात थी। ये बात भंवरी देवी को बहुत बुरी लगती है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे बीजेपी पार्टी ऑफिस जाती है, और पार्टी ऑफिस में वो कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं को पकड़ती है जो स्टेट लेवल के थे और कुछ वहाँ विधायक थे, और वो उनसे कहती है कि मेरे साथ मढेरना और जो विधायक है मलखान सिंह, उसने ऐसे ऐसे गलत किया और मेरे पास इन दोनों की सीडी, और मैं उस सीडी को आम कर दूंगी तो इससे पार्टी को बहुत धक्का पहुँचेगा। अब वो लोग भी थोड़ा ये हुए, लेकिन ये बात जब उसने कहा वहाँ पार्टी ऑफिस में, तो कुछ मीडिया के लोग भी थे, उन तक ये बात पहुँची। अगले दिन मीडिया के ज़रिए ये बात पूरे स्टेट में फैल गई कि कैबिनेट मिनिस्टर और एक एमएलए की सीडी जो है वो आई हुई है, और वो भंवरी देवी नाम की एक है, उसके पास है। तो अब जब ये बात फैली अगले दिन, तो पहली बार मढेरना और मलखान सिंह थोड़ा घबराए। उन्हें लगा कि अगर ऐसा होगा तो उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा, वो बदनाम हो जाएंगे। फिर उन्होंने अचानक अपना रवैया बदला, भंवरी देवी को फ़ोन किया, भंवरी देवी से बात की, मिले, माफ़ी हुई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर तीनों के बीच में रिश्ते ठीक हो गए। और भंवरी देवी ने भी इसके बाद कुछ किया नहीं। जुलाई की बात है ये, 2011, सब कुछ सेट हो गया। बाद में पता चला कि असल में सब वो समझौता ऐसे नहीं हुआ था कि दोनों पक्ष मान गए थे। मढेरना और मलखान सिंह ने भंवरी देवी को इस सीडी को देने के एवज़ में, सीडी को आम ना करने के एवज़ में 60 लाख रुपए में सौदा डील हुआ। ये हुआ कि तुम सीडी दोगे, हम तुम्हें 60 लाख रुपए देंगे। उसके बाद ये एक सौदा होने के बाद एक टाइम फिक्स हुआ कि इतने दिन में पैसे देंगे, और भंवरी देवी ने भी कहा कि मैं तुम्हें सीडी दे दूंगी, और भंवरी देवी वापस जोधपुर चली आती है अपने घर। लेकिन वो वापस आने के बाद से थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये नेता उसके साथ आप कुछ कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। तो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी, बिना किसी जानकार को साथ लिए वे घर से बाहर नहीं जाती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी तरह जब वो घर लौटी तो उसके पास जो मारुति स्विफ्ट कार थी, ये कार भी ये कहते हैं कि मढेरना ने ही उसे दिलाया था। तो वो कार, वो मलखान सिंह के भांजे, एक भांजा था सोहनलाल बिश्नोई, जुलाई 2011 में वो कार जो विधायक मलखान सिंह और उसके भाई सोहनलाल को 4.5 लाख रुपए में बेच देती है। तो वो कार खरीदने के बाद सोहनलाल उसे 50,000 रुपये पेशगी देता और 4 लाख रुपए वो कहता हम इतने दिनों में दे देंगे। ये बात आई गई हो गई। इसके बाद अचानक 1 सितंबर 2001 को सोहनलाल भंवरी देवी को फ़ोन करता है और कहता है कि वो कार के पैसे और वो जो 60 लाख रुपए की डील हुई थी वो पैसे लेने के लिए वो बाहर निकले घर से और उससे मिले।
अब भंवरी देवी 1 सितंबर 2001 को सोहन लाल के फ़ोन पर जहां वो बुलाता है वहां के लिए निकल जाती है, निकलती है और ये उसका आखिरी दिन था। उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटती। अब एक के बाद 2 सितंबर आता है, 3 सितंबर आता है, 4 सितंबर आता है, लेकिन भंवरी देवी घर नहीं लौटती। 12 दिन गुजर जाते हैं। 12 दिन में अभी तक कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और भंवरी गुम। अब भंवरी देवी का जो पति है अमरचंद भी 12 दिन तक खामोश है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कई बार भंवरी देवी जयपुर जाती थी या कहीं और नेताओं के साथ, तो कई दिनों बाद लौटती थी। उसके बच्चे हॉस्टल में थे जयपुर में, और यहाँ फिर वो शूटिंग वूटिंग पे जाती थी एल्बम, तो ये एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन 12 दिन तक जब मोबाइल पे भी बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर 12 दिन बाद 13 सितंबर 2011 को गुमशुदगी के भंवरी देवी के 12 दिन बाद अमरचंद जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाता है भंवरी देवी की मिसिंग की, और उस रिपोर्ट में वो ये लिखा, शक जताता है कि मेरी बीवी भंवरी देवी गायब है, और उसके गायब होने के पीछे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं महिपाल मधेरना और साथ में जो विधायक हैं मलखान सिंह, इन दोनों का हाथ है। ये बाकायदा वो रिपोर्ट में लिखा था। जैसे ही ये एफआईआर लिखी जाती है, मीडिया में लीक होती है, हड़कंप मच जाता है। एक भंवरी देवी गायब, ऊपर से नाम एक मंत्री का, एक विधायक का, और ये भंवरी देवी वो जो जयपुर में आई थी 1 महीने पहले और आकर कहती है कि उसके पास एक सीडी है, और वो सीडी अगर लीक कर दी तो 3 दिन में सरकार गिर जाएगी। तो जाहिर सी बात है सारी कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही थी। अब मामला हाई प्रोफाइल था, विपक्ष ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, पूरे जयपुर में हंगामा होने लगा, पॉलिटिकल नेताओं के बीच में ज़ुबानी जंग शुरू हो गई। लेकिन मधेरना और मलखान लगातार इन चीज़ों से मना करते रहे। पुलिस के ऊपर दबाव, फिर ये हुआ कि पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं करेगी क्योंकि स्टेट के मंत्री का मामला है, तो फिर राजस्थान सरकार को मजबूरी में आकर इस केस को सीबीआई को सौंपना पड़ा। तो पुलिस से लेकर इस केस को सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई ने जब जांच अपने हाथ मिली तो उसने सबसे पहले ये देखा कि शुरुआत जो की कि आखिर ये भंवरी देवी है क्या। तो उसने उसके गाँव से शुरुआत की। वो नट बिरादरी की एक बहुत ही गरीब परिवार से, एक पिछड़े गाँव से, उसके बाद उसकी नौकरी लगती है, फिर देखते ही देखते उसका घर, कोठी, गाड़ी, बच्चे नामी प्राइवेट स्कूल में, और इन सब के बीच में एक रिश्ता जुड़ता है मधेरना और विधायक, मंत्री और विधायक के साथ। तो सीबीआई को ये तो पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें। अब सीबीआई को ये था कि जिस सीडी का जिक्र हो रहा है, क्या वो वाकई सीडी एग्जिस्ट करती है, क्या वो सीडी है। इसी बीच में मीडिया के ज़रिए एक सीडी लीक हो जाती है, और वो धीरे धीरे तमाम चैनल के हाथ में लगती है। हम लोगों के पास भी आई, हम लोगों ने सीडी देखा, बात की, और उस सीडी में सब कुछ साफ साफ था। लेकिन वो सीडी सिर्फ मधेरना और भंवरी देवी की थी, और करीब 52 मिनट की वो सीडी थी। उस 52 मिनट में सारी कहानी, सारी नंगी हरकतें साफ साफ देखी जा सकती थी। तो ये सीडी जब लीक हुई और उसके बाद मीडिया में आ गई तो फिर हंगामा मच गया। इससे एक चीज़ साबित हो गया कि भंवरी देवी झूठ नहीं बोल रही थी, उसके साथ सीडी है उसके पास, और उसने ये सीडी खुद बनाया। और उस सीडी को देख के लगता है कि भंवरी देवी को मालूम है कि उस कमरे में उस वक्त उसकी फ़िल्म बन रही है, क्योंकि वो फिल्म उसने खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी जानकारी में बनाई थी। तो जब ये सीडी सामने आ गई तो सीबीआई के पास एक पुख्ता सबूत आ गया कि ये फिर सही है, और इसका मतलब भंवरी देवी का वो जो एक धमकी थी वो सही थी, और इसमें ये मंत्री इन्वॉल्व है। और चूँकि सीडी के बाद से अब वो गायब है तो शक सीधे सीधे मंत्री पे है। तो सीबीआई ने फिर ज़बरदस्त, चूँकि एक तो दबाव भी चल रहा था, तो फिर करीब सितंबर में वो गायब हुई थी। जनवरी 2012 में महिपाल मधेरना को गिरफ्तार कर लेती। इसके बाद विधायक मलखान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दौरान फिर सारी चीज़ें अब पूछताछ होती हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और तभी पुलिस को 4 ही महीने बाद एक सुराग मिलता है, और वो ये कि भंवरी देवी अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका मर्डर हो गया। और ये कत्ल ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन वो अपने घर से गायब हुई थी, यानी 1 सितंबर 2011 को। जो 1 सितंबर 2011 को वो गायब हुई थी सुबह, और 1 सितंबर 2011 की शाम को उसका कत्ल कर दिया गया था। तो जब ये चीज़ें हुई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मंत्री को भी, विधायक को भी, इन तमाम लोगों को।
अब इसके बाद जब पूछताछ हुई तो फिर पूरी कहानी सामने आ गई। उस कहानी में ये था कि भंवरी देवी को ये कहा गया था कि कार के 4 लाख जो सोहन लाल है मलखान सिंह का वो, और 60 लाख डील के जो आपको सीडी देने हैं वो आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से बिलाड़ आना पड़ेगा। ये राजस्थान में जोधपुर से थोड़ा आगे है, तो बिलाड़ एक जगह का नाम था, वहाँ पे आप आओगे और वहीं आपको मिलना और सीडी लेकर आना, क्योंकि सीडी देखने के बाद ही पैसे देंगे। तो उसमें एक नाम लिया गया कि आप जब बिलाड़ आओगे तो वहाँ आपको एक राजू भाई मिलेंगे और राजू भाई आपको पैसे देंगे और राजू भाई को आपको सीडी सौंपना है। अब राजू भाई असल में जो नाम बताया गया था वो राजू भाई राजस्थान का एक वांटेड क्रिमिनल था, जिसका असली नाम शहाबुद्दीन था। उसने बहुत सारे सुपारी उपारी लेके मर्डर वर्डर भी किए। तो वो शहाबुद्दीन था जिसको भंवरी देवी को नहीं मालूम, तो उसको कहा गया था एक राजू भाई होंगे जो मदेरना के जानकार हैं, ख़ास है। खैर, तो भंवरी देवी गाड़ी में अपनी निकलती है, सोहनलाल उसके पीछे पीछे चलता है ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ चलो वहाँ पे पैसे मिलेंगे बिलाड़ा इलाके में। उसके बाद ये लोग जब रास्ते में एक जगह रुकते हैं तो एक बोलेरो जीप मिलती है। बोलेरो जीप में राजू भाई बैठे हुए थे और उसका एक साथी मौजूद था, 2 लोग थे। सोहनलाल पीछे की गाड़ी में था। अब जो है भंवरी देवी वो बोलेरो में बैठ जाती है राजू भाई और उसके एक साथी के साथ। अब बोलेरो जीप चल रही है, वो पूरा बेल्ट जो है बहुत ही सुनसान रहता है। सड़क पे आप आधा किलोमीटर के बाद एक दूसरी गाड़ी दिखाई देगी। उस बोलेरो जीप में ऑलरेडी सीडी प्लेयर की भी फैसिलिटी थी। तो भंवरी देवी उसके बाद, अब पीछे जो है वो राजू भाई बैठे हुए तो उसके बराबर में भंवरी देवी, और वो सीडी देती है। सीडी को बोलेरो कार में डाल के सीडी प्लेयर में डाला जाता है और वो पूरे 52 मिनट की सीडी को राजू भाई और उसके साथी देखते हैं भंवरी देवी के साथ। और जब वो पूरी फिल्म देख लेते हैं तो इसके बाद फिर वो भंवरी देवी कहती है कि पैसे दे दो, लेकिन तब तक गाड़ी किसी और ट्रैक पे घुमा दिया गया था। तो जब वो दूसरे ट्रैक पे गया जहाँ पे एग्जैक्ट जाना था तो भंवरी देवी को डाउट होता है, तो वो गाड़ी में शोर, उसे डर तो वैसे ही रहता था कि नेताओं से पंगा लिया, तो वो गाड़ी में शोर करने लगती है और ये दोनों घबरा जाते हैं कि अगर कोई आसपास से गुजरेगा तो पकड़े जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उसका वो और वो साथी भंवरी देवी को बोलेरो जीप में नीचे सीट के नीचे अचानक पटकते हैं और उसके बाद एक उसका अपना पैर उसके गला पे डालता है, बाकी एक हाथ, और पैर से ही गला कुचल कर भंवरी देवी को मार देते हैं। उसका दम घुट जाता है। अब जब सब कुछ ये हो जाता है तो फिर इसके बाद गाड़ी एक जगह पे रुकती है जाके, वहाँ पे एक और बंदा आता है जो मधेरना का था। वो जो है इस पूरे मामले को नज़र रखे हुए थे, ये लोग सारे फॉलो कर रहे थे। और वहाँ पे से अब इनको कहा जाता है कि एक जलौड़ा जगह है, पहले इनको बिलाड़ा कहा गया था, अब इसके बाद एक जलौड़ा जगह थी जो एकदम सुनसान है, वहाँ पे ईंट के भट्टे भट्टे बहुत हैं। तो वहाँ पे एक और बंदा आता है, एक और कैरेक्टर, उसका नाम था बिश्ना राम। तो बिश्ना राम को अब ये बॉडी दी जाती है और कहा जाता है कि अब तुमको इस ठिकाने लगाने का काम तुम्हारा है। तो अब मर्डर किया शहाबुद्दीन उसके साथी ने। इसके बाद थोड़ा और आगे जाने के बाद भंवरी देवी की बॉडी को सौंपा गया एक बिश्ना राम बिश्नोई को। उसके बाद वो उस बॉडी को लेके एक पिपाड़ इलाका है वहाँ पहुँचता है। पिपाड़ इलाके में ले जाकर जो बिश्ना राम था वो वहाँ के एक जंगल में, जिसमें सारी वो ईंट की भट्टी भट्टी भी उधर थी, वहाँ ले जाके उसको आग के हवाले कर देता है और भंवरी देवी की लाश को जला देता है। और जब तक पूरी लाश नहीं जल जाता वो वहीं रहता है। उसका लाश जब एकदम बिल्कुल राख हो जाती तो फिर वो वहाँ से निकलता है और वापस घर पहुँच जाता है। तो ये मर्डर तो सारा हो गया। अब सीबीआई ने पकड़ भी लिया। अब ये था कि जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक प्रूफ नहीं होगा कि ये कत्ल हुआ है। अब लाश के लिए लोकेशन जो है, जब शुरू में पकड़े गए तो ये लोग अलग अलग लोकेशन बता रहे हैं, तो लाश मिल नहीं रही है, तो वो परेशानी अलग। लेकिन बाद में खैर सही लोकेशन तक पुलिस पहुंची और वहाँ से सिर्फ राख मिले और हाँ कुछ उसके अंगूठी और वो सारी चीज़ें मिली और फिर उसके दांत वाँत जो थे तो उसका डीएनए भी हुआ और उस राख का भी डीएनए हुआ, जिससे पता चल सके कि इसमें मानव अंग थे कि नहीं, जलाए गए कि नहीं। तो जब सारी रिपोर्ट आई तो फिर उससे मैच किया गया कि हाँ इसमें भंवरी देवी के अंश थे, भंवरी देवी को जलाया गया है।
तो इसके बाद सारी चीज़ें हुई और ये सारे फंस गए। लेकिन फिर नया मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि जिस पति ने रिपोर्ट लिखाई थी भंवरी देवी की गुमशुदगी की, उसके अपने पति ने, वो पति भी इसमें शामिल था, इस साजिश में। और उसके बारे में 120 के तहत फिर सीबीआई ने मामला दर्ज किया। तो जिस दिन ये भंवरी देवी गायब हुई थी, उसके पति को पूरी प्लानिंग मालूम थी। अच्छा, पति भी बहुत गरीब और भंवरी देवी उसको बहुत ज़्यादा भाव भी कभी नहीं देती थी, और वो चूँकि उसके बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना सब शुरू हो गया था, तो अपने पति के साथ बर्ताव बहुत ही बुरा करती थी। और इससे भी अमरचंद जो उसका पति है वो नाराज़ रहता था, और उसे ये भी पता था कि उसकी पत्नी के किन किन के साथ रिश्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसे लगा कि ये 60 लाख की जो डील है, ये सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे, भंवरी भी मर जाएगी, पीछा भी छोड़ जाएगा, मैं अकेला फिर रहूँगा, गाड़ी घर ये सब मेरे होंगे। तो इस चक्कर में वो इस साजिश में शामिल हो गया था। तो शुरुआत में जो कंप्लेनेंट था, बाद में वो भी साजिश का मोहरा निकला, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ये मुकदमा वहाँ की सेशन कोर्ट में चलना शुरू हुआ। 17 टोटल आरोपी बनाए गए। इसमें मलखान सिंह की फैमिली के भी कुछ लोग थे। फिर ये पता चला कि सीडी में तो भंवरी देवी और मधेड़ना जो मंत्री हैं उनके थे तस्वीरें, लेकिन जो मलखान सिंह विधायक था, उस विधायक से भंवरी देवी की एक बेटी भी थी। और भंवरी देवी ने ये चीज़ें उस वक्त, ये जो मलखान सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी, वो यही कर रही थी कि मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारे घर में ही बता दूंगी कि तुमसे मुझे मेरी एक बेटी भी है। तो वो अलग ब्लैकमेल हो रहा था, मधेड़ना का सीडी आ गया, वो अलग ब्लैकमेल हो रहा था। तो फिर इन सारे लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया और फिर इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल भी किया। तो 17 इसमें आरोपी बनाए गए सीबीआई ने, और 2012 में सीबीआई ने इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल की और सभी पे जो इल्ज़ाम लगाया था वो हत्या और किडनैपिंग का, मर्डर एंड किडनैपिंग, और अमरचंद जो उसके पति के खिलाफ है वो किडनैपिंग में मदद करना और साजिश में शामिल होना 120 भी, तो इसके खिलाफ की ये मामला दर्ज किया। कुल अलग अलग 298 इसमें गवाह थे, जिनको गवाहियाँ हुई जिनकी। लेकिन 12 के बाद करीब 16 महीने, 13, 14 एंड तक ये पूरी चार्जशीट की कार्रवाई पे रोक लगा दी गई, ये राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पे, क्योंकि कुछ लोग पहुंच गए थे कि इसमें सही जांच नहीं हुई और सही चीज़ें नहीं हुई, तो ये चार्जशीट पे कार्रवाई ना हो। तो इस चक्कर में करीब 1.5-2 साल ऐसे निकल गए। तो 16 महीने तक चार्जशीट पे बहस रुकी रही। फिर अगस्त 2014 से ट्रायल शुरू हुआ। अगस्त 2014 से ट्रायल शुरू हुआ, ये 2018 चल रहा है। लेकिन अभी भी निचली अदालत का फैसला नहीं आया, मतलब सेशन कोर्ट का, कि मधेड़ना का क्या होगा, मलखान सिंह का क्या होगा। हालांकि ये सब गिरफ्तार हो गए थे तभी, और पिछले करीब, चूँकि ये जनवरी 2012 में गिरफ्तार हुआ था मंत्री और विधायक, तो 6 साल से जेल में हैं। लेकिन अभी तक 14 से ट्रायल शुरू हो चुका है, कोर्ट का फैसला आया नहीं है। कोर्ट के फैसले का सभी को इंतज़ार है, जबकि भंवरी को मरे हुए करीब 7 साल हो चुके हैं। और इसमें जो सारे सबूत हैं, जो सीबीआई का अपना पक्ष है, जो चार्जशीट है, उसके हिसाब से वो पूरा पुख्ता सबूत है कि कैसे भंवरी देवी को इन लोगों ने मारा। तो ये वो कहानी थी जिसने राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया था, क्योंकि इसमें एक भंवरी देवी ने, एक मंत्री, एक विधायक, इन तमाम लोगों को कैसे अपनी साजिश का मोहरा बनाया था, कैसे उसकी ख्वाहिशें बड़ी थी और उसको नेता बनना था, विधायक का चुनाव लड़ना था। और ये भी था कि उसने 1-2 ऐसे क्लू छोड़े थे कि वो सीडी जो थी, भंवरी देवी ने वो 60 लाख बेशक उसको में डील किया था, लेकिन भंवरी देवी को एहसास था इस बात का कि ये लोग उसके साथ डबल गेम खेल सकते हैं। तो भंवरी देवी ने सीडी की कॉपी बनाकर अलग अलग जगहों पर रखी थी। एक तो अजमेर में किसी बैंक का एक लॉकर था, उस लॉकर में भी उसने सीडी की कुछ कॉपियां रखी थी, ताकि अगर उसे कुछ हो तो ये लोग बच ना सकें। और बाद में सीबीआई को कुछ सबूत ऐसे मिले, जिसके बाद वो अजमेर गई, अजमेर के उस लॉकर को खोला और वहाँ से सीडी की कॉपी भी निकली। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें एक भंवरी देवी की महत्वाकांक्षा, एक भंवरी देवी को सत्ता की ताकत का नशा, वो सारी चीज़ें चाहिए थी जो उसने 2-3 सालों के अंदर देखे थे। और दूसरी तरफ वो नेता जो मौका परस्त थे, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। ये पूरी कहानी थी भंवरी देवी की, जिसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी, जिसमें ओम पुरी ने
महिपाल मदेरणा का रोल प्ले किया था, और भवरी देवी, मलिका सहरावत ने भवरी देवी का रोल प्ले किया था। तो ये थी पूरी भवरी देवी की कहानी। और 1 सितंबर 2011 को वो गायब हुई थी, उसी दिन उसका कत्ल हुआ था, और आज 28 अगस्त है, मतलब अब से 3-4 दिन के बाद वो 1 सितंबर आ जाएगा। तो पूरे 8 साल हो जाएंगे, 7 साल हो जाएंगे। लेकिन इन 7 सालों में अभी तक लोअर कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मालूम नहीं कहाँ। तो वक्त लगता है यहाँ पे ऐसे सारे केस का। आखिरी में जब मैं सोचता हूँ कहानी आपको ख़त्म करता हूँ, तो ये आता है कि फैसले में थोड़ा वक्त लगता है, और फैसला कुछ लंबा ही हो जाता है। तो भवरी की ये कहानी थी, और अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा। और क्राइम तक फिर वही कहूँगा कि आप जितने सारे लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, इसको और बड़ा कीजिए, और परिवार बड़ा हो, और हम सब आपस में बातें करें, ये भी हो। और अच्छे रहिए, खुश रहिए, और अपने सुझाव भी देते रहिए, शिकायतें भी करते रहिए। हाँ बताओ सर। एक दर्शक हैं हमारे, उन्होंने बोला योगेश त्रिपाठी हैं सर, मैंने आपका व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक लगाई है, उन्होंने व्हाट्सएप की जो पिक है वो आपकी पिक्चर लगा रखी है, योगेश त्रिपाठी जी हैं। योगेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सर एक अनिल शर्मा हाँ। बोल रहे हैं कि मैं क्राइम की न्यूज़ देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फादर मना करते हैं, मैं क्या करूँ? अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं क्राइम की न्यूज़ देखना चाहता हूँ, फादर मना करते हैं, मैं क्या करूँगा। अनिल जी, मैं आपके फादर के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अगर वो मना करते हैं तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि मत देखिए, और जो वो कहते हैं, क्योंकि हमें अपने माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए। तो अगर वो कह रहे हैं तो मत देखिए, लेकिन हाँ, आपको अगर लगता है कि कुछ सवाल हैं तो उनसे ज़रूर पूछिए। सर इंदिरा बिश्नोई का इस केस में क्या भूमिका थी? इंदिरा बिश्नोई की इसमें भूमिका ये थी कि जब मलखान सिंह की बात आ रही थी, तो यही था कि उसकी बेटी है, और ये जो मदेरणा, मलखान सिंह के भाई और वाइफ, इनको इन साजिश के बारे में पता था। भवरी देवी का अंजाम क्या हुआ ये इसके बारे में पता था, और इसलिए इन लोगों ने, दूसरा एक और भी डर था कि कहीं मलखान सिंह दबाव में आके भवरी देवी से शादी न कर ले और उनका हक न छीना जाए। तो ये इन चीज़ों में भी ये लोगों को डर था, और इसीलिए ये सब साजिश का एक मोहरा थी। एमएलए और मिनिस्टर किस पार्टी के थे उस टाइम? सीएम कौन थे? एमएलए और ये दोनों बीजेपी के नेता थे। बीजेपी की सरकार थी आपके राजस्थान में 2011 में, और मुख्यमंत्री नहीं, मुझे लगता बीजेपी की ही सरकार थी, कांग्रेस की थी। थोड़ा सा अगर मैं गलती, एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, लेकिन 2011 में, क्योंकि उसमें नाम 1-2 जगह पे वो आ रहा था कि बीजेपी के कुछ नेताओं से मिले थे, तो हो सकता है कि शायद हाँ विपक्ष, ये भी हो सकता है। या तो वसुंधरा राजे होंगी सीएम, या फिर वो दूसरे अपने गहलोत। खैर अभी मैं उसको चेक करके आपको बताता हूँ। एक आज़ाद अली हैं, वो बोल रहे हैं कि आप मेरे फेवरेट एंकर हैं। आज़ाद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यार। बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इसी तरह से कुछ सुनाता रहूँ, बताता रहूँ, और सीखता भी रही हूँ आप लोगों से, जो आपके सुझाव उससे भी सीखता रहूँ। सर एक दिल्ली में इलेक्शन हुई थी सर, 2013 में इलेक्शन हुई थी। पार्टी किसकी, सरकार किसकी थी? उससे पहले कांग्रेस की थी। कांग्रेस की टाइम पे। अच्छा, ये हमारे बता रहे हैं चेतन ने आकर, और इधर से आसिम और दीपक की 2013 में चुनाव हुआ था, और उस वक्त शायद कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं एग्जैक्ट इस पर सही नहीं हूँ, लेकिन ये तो आजकल गूगल भी आप देख लेंगे, तो ये मुझे आइडिया है। मतलब मैं इस वक्त सही नहीं हूँ, हो सकता है कि हाँ कांग्रेस की सरकार हो जी। सर मोनू यादव है, वो बोल रहे हैं कि सर हिंदुस्तान के अंदर हर कानून जो है, जब भी कुछ ऐसी सजा होती है तो फांसी देने में हमेशा इतनी लेट क्यों? और ये सवाल सर लगातार पहले दिन से आ रहा है। मोनू यादव का ये है कि हमेशा अदालत फैसला सुनाने में, फांसी देने में देर क्यों करती है। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें वक्त लगता है, और ये एक परंपरा सी अब बन गई है। मैं कह रहा हूँ इसका वही है कि जब तक बदलेगा नहीं, तब तक एक टाइम फ्रेम फिक्स ना हो, हर मुकदमे के लिए एक तय मियाद हो कि इसके अंदर ये हम पूरी करेंगे, इस दौरान पुलिस अपने सारे गवाहों को पेश करेगी, सबूतों को रखेगी। तो हर एक के लिए अगर टाइम फ्रेम जब तक नहीं होगा, तो हम यही रोते रहेंगे कि हमेशा वक्त लगता है, और इंसाफ बहुत देर से होता है। तो एक सेम राजपूत पूछ रहे कि आप हर स्टोरी का मोरल बताया करें, ताकि हमें कुछ सीख मिले। क्या बताएं? मोरल बताया करें। नाम सेन गुप्ता। सेन गुप्ता साहब ने कहा कि हर स्टोरी के बाद आप हमें एक
उसका मॉरल वो बताया करें, मतलब उसका एक निचोड़ के एक संदेश कि इससे क्या सबक ले, बल्कि सबक। सेन साहब, ये असल में मेरे लेवल से थोड़ा ऊपर की चीज़ें, मैं बड़ा छोटा सा क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मैं सबक और वो तो नहीं बता पाऊँगा, और क्या उससे नसीहत लेनी चाहिए। और हम सब लेकिन समझदार हैं, तो हर कहानी अपने आप में एक पैगाम देती है, एक मैसेज देती है जिसे हम समझ सकते हैं। अब ये हम सब के ऊपर है कि हम उसमें से क्या सीखते हैं, क्या नसीहत लेते हैं और क्या लेते हैं, उसकी अच्छाई को कितना अपनाते हैं, उसकी बुराई से कितना दूर भागते हैं। ये हम सबको अपने आप हर एक को इंडिविजुअल सोचना चाहिए। सर, आशीष ग्लोवर जी बोल रहे हैं कि शम्स जी, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं इतने समय से, आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? आशीष जी बोल रहे हैं कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे रात को नींद कैसे आ जाती है। आशीष जी, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ इसलिए रात को नींद आ जाती, क्राइम नहीं करता हूँ। अगर क्राइम करता तो नींद नहीं आती। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्या होता है कि जब आप एक चीज़ करते रहते हैं, और दूसरा क्राइम रिपोर्टिंग मेरा शुरू से एक पैशन है, तो पैशन है तो फिर करने में मज़ा भी आता है। तो फिर कई चीज़ें होती है, वक्त के साथ ना आपका सब कुछ एक रूटीन सा बन जाता है, तो हम उसी रूटीन में जीते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है, नींद मुझे भी वैसी आती है जैसे आप लोगों को आती है। तो विकास गुप्ता बोल रहे हैं कि आपने जैसे बोला कि मैं छोटा रिपोर्टर, आप छोटा ना बोले, आप बहुत बड़े अच्छे बड़े हैं और सबसे अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं। नहीं विकास साहब, आपकी तारीफ़ के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन यह है कि सच में मैं हमेशा हर दिन सीखता हूँ। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने सुझाव से भी हमें सिखाते हैं, और मेरा मानना है कि हर इंसान को जब तक वो ज़िंदा है सीखते रहना चाहिए। तो मैं भी उसी सोच का हूँ, और मुझे लगता है कि हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे मैं अपने आप को भी और थोड़ा सा बेहतर कर सकता हूँ। सर, कुछ दर्शक हैं, वो लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शीना बोरा हत्याकांड, जेसिका लाल, और सर शीना बोरा, जेसिका लाल, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इत्तेफाक सुनंदा पुष्कर, ये इन तीनों को मैंने बहुत लंबे टाइम तक कवर किया, तीनों के स्पॉट पे भी था मैं। ज़रूर मैं आप लोगों को ये सुनाऊंगा सब, और हॉरर स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। नीतीश कटारा भी सुनाऊंगा। उसमें तो मुझे बहुत धमकी मिली थी, इसलिए वो भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा, और धमकी की कहानी भी बताऊंगा कि नीतीश कटारा के बाद मुझे सड़क पे हर ट्रक को देख के डर क्यों लगता था। ये भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। सर, एक रिक्वेस्ट है अमन छावला जी से कि आप वीक में एक बार विक्रांत सर, श्वेता मैम और आप एक बार छावड़ा साहब, आपकी है कि विक्रांत गुप्ता, श्वेता जी, इन सब के साथ भी करूं, मैं पक्का करूं। असल में हर एक हफ्ते में एक दिन, क्या होता है ना कि सभी, मतलब हर एक आदमी अपना अपना उस एक शेड्यूल होता है, और सभी बिजी होते हैं, तो एक साथ होना बड़ा मुश्किल काम होता है टीवी में। अब जैसे मेरा बुलेटिन है तो मैं उसमें बिज़ी हो जाऊंगा, किसी का 9 का बुलेटिन है वो उसमें बिज़ी, कोई 8, 7:30, 6। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़रूर कि ज़रूर बैठें और बात करें आप लोगों के साथ। सर, भव्य देवी कांड में आरोपियों को मैक्सिमम कितने साल की सजा हो सकती है? सर, ये मोहित भट्ट वो पूछ रहे हैं। मोहित भट्ट पूछ रहे हैं कि भवरी देवी में आरोपियों को मैक्सिमम क्या सज़ा हो सकती है, कितने दिनों की हो सकती है। देखिए, मेरा मानना है कि इसमें कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। मैं फांसी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर लोअर कोर्ट ने दे भी दिया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बदल देगा। लेकिन उम्र कैद इसलिए कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उस पोजीशन के लोग हैं, या समाज में उस जगह पे बैठे हुए लोग हैं जो समाज की नुमाइंदगी करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं। तो ऐसे लोग अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो मैसेज बहुत गलत जाएगा, और ऐसे लोग अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ऐसे लोगों को मैसेज देने के लिए फिर सख्त सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि उम्र कैद से कम कोई सज़ा होगी। कम से कम मधेरना एंड मलखान सिंह जो MLA एंड मिनिस्टर थे, इन दोनों को। सर, एक प्रतीक शर्मा जी हैं, वो पूछे कि शमसद एक रियल किस्सा सुनाता हूँ। मेरी मम्मी यूट्यूब वगैरह नहीं देखती। कल मैं यूट्यूब पर शम्स की जुबानी देख रहा था। मम्मी बोलती ये तो किसी जाने पहचाने की आवाज़ है, वारदात वाली की है क्या? कौन थे? प्रतीक शर्मा जी, बड़ा अच्छा लगा। आप मेरा मम्मी को बिल्कुल प्रणाम कहिएगा, और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो अच्छा लगता है। और पता नहीं, लेकिन कल कौन सी कहानी सुनाई थी मैंने? अरे मैंने बहुत गलत दिन मम्मी ने आपकी कहानी सुन ली। वो वैसे ही कहानी जो है बहुत खौफनाक थी, लेकिन खैर फिर भी चलिए, अच्छा लगा। सर, कबीर जी हैं, वो बोल रहे हैं क्या कभी क्राइम सीन पे अब आप जब जाते हैं तो आपको कभी डर लगता है? कबीर, इनका ये कहना है कि मैं क्राइम सीन पे जाता हूँ तो अब डर लगता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। डर
मतलब इतने साल हो गए करते हुए कि अब आदत सी होगी। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगा कि बिल्कुल डर नहीं लगता तो गलत होगा। जैसे लास्ट जब मैं बुराड़ी में 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया था, तो मैं 2-3 मिनट के लिए उस कमरे में गया था जहाँ पे सारे लाशें फंदे से झूलती हुई मिली थी। तो 2-3 मिनट उस कमरे में जाने के बाद जो मेरे ऊपर बीती थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब एक अजीब सा खौफ, डर, दहशत, सिहरन सब कुछ एक साथ हो गया था। और मैं बस यही सोच रहा था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 11 लोग एक साथ कैसे, 10 लोग, बल्कि 11वीं तो जो बुज़ुर्ग महिला थी उनका अलग था, 10 लोग यहाँ पे कैसे एक साथ लटक के मरे होंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, डर, हम लोग भी इंसान हैं जैसे बिल्कुल आप लोग हैं, तो कई बार लगता भी है। सर ये दर्शक को पूछ रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि मीडिया ने बहुत गलत रिपोर्टिंग की बुराड़ी केस को लेके, जहाँ पे बताया गया कि भूत भी रहते हैं यहाँ पे, भूतों को लेके अंधविश्वास फैलाया गया एक आपका कहना है कि बुराड़ी को लेके मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग नहीं की, यहाँ पे भूत प्रेत के बारे में बताया। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, ये पहली चीज़ थी कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन सारी जब डायरी मिली, डायरी एक तरह से वो सुसाइड नोट ही मान लीजिए। हालांकि सुसाइड नोट ऑफिशियल कोई नहीं था, लेकिन उस डायरी से कहानियाँ जुड़ती गईं। लेकिन उसमें था कि अंधविश्वास, अंधभक्ति, ये सारी चीज़ें आई। बट हाँ, कई बार फिर भूत प्रेत और ये तंत्र मंत्र से भी उसे जोड़ा गया, तो वो होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूं, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को करने से बचना चाहिए, लेकिन हो जाता है। सर हर्ष बदौला जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग करते करते क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए हैं? हर्ष बदौला जी का है कि क्राइम आप अगर क्राइम रिपोर्टर ना होते तो क्या होता? अच्छा, हर्ष बदौला जी का ये है कि क्राइम रिपोर्टिंग करते करते मेरे ज़िंदगी में क्या कोई परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया। जैसे मैं पहले फिल्मों को देखने का बड़ा शौकीन रहा हूँ मैं बचपन से। तो फिल्म मतलब ये था कि जो भी रिलीज़ होगी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूँगा, और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती कि कौन सी फिल्म रिलीज़ हो रही है। हर फिल्म को देखना मेरा सबसे बड़ा शौक़ हुआ करता था। लेकिन जब क्राइम रिपोर्टर बना तो फिर क्रिमिनल ने ऐसा दौड़ाना शुरू कर दिया कि टाइम ही नहीं मिला फिल्म देखने के लिए। तो अब मुझे याद नहीं है कि मैंने दिन में कभी कोई फिल्म देखी है। अब एक तो आजकल एक अच्छी चीज़ हो गई है, पहले 4 शो ही हुआ करता था, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अब ये जो मल्टीप्लेक्स खुले हैं तो उसमें अलग अलग टाइम होता है। तो कई स्लॉट तो ऐसे हैं जिसमें 11:40 का भी शो होता है लास्ट रात को, जो 2:30-3 बजे ख़त्म होती। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने हाल के सालों में वो 11:40 या 11:20 से पहले का कोई शो देखा है। तो ये परिवर्तन आया है कि अब वो आज़ादी और ये चीज़ें जो हैं ये छिन गई हैं, और बाकी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, एक पहले डरपोक हुआ करता था, अब थोड़ा सा लाशों को देख के डर लगता था, कब्रिस्तान शमशान जाने में डर लगता था। अब नहीं लगता, क्योंकि अब मैंने उससे ज़्यादा अजीब अजीब और खौफनाक चीज़ें देख ली। तो बस ये परिवर्तन आया। श्रेयांश भट्ट है, वो बोल रहे हैं चंबल की स्टोरी सर किसी दिन। श्रेयांश भट्ट है, आप चंबल की स्टोरी सुनना चाहते हैं? बिल्कुल चंबल की स्टोरी सुनाऊंगा, और आपको पूरी डिटेल में सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा चंबल की स्टोरी जब मैं सुनाऊं तो ऐसा लगे कि आप भी मेरे साथ चंबल में हैं, और जल्दी सुनाऊंगा आपको। सर मोहम्मद अजहर है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्राइम तक कभी बंद ना करें, क्योंकि उनकी जीवन शैली और हिस्सा बन चुकी है। मोहम्मद अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप क्राइम तक के लिए इतना प्यार। और बिल्कुल मैं कोई इरादा नहीं है क्राइम तक बंद करने का, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितनी जानकारी दे सकूँ, जितनी कहानियाँ सुना सकूँ, ज़रूर सुनाऊँ। सर नवनीत कुमार जी बोल रहे हैं, सर आपकी एंकरिंग से एक लगाव सा हो गया। सर आपके फेवरेट एंकर कौन से हैं? नवनीत जी, थैंक यू वेरी मच। आपको, आपने तारीफ़ की, बस इसी तरह से प्यार अपना देते रहिए। सर फेवरेट एंकर आपके? अच्छा, कौन पूछ रहा है? सर वो नाम। अच्छा, एक किसी ने पूछा मेरे फेवरेट एंकर कौन है। अब बचपन से जब मैंने टीवी देखना शुरू किया था तो मैं ज़्यादातर तब दूरदर्शन देखा करता था, और उसके बाद न्यूज़ चैनल में जो मैंने पहला शो देखना शुरू किया वो था द वर्ल्ड दिस वीक। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आखिरी के 5 मिनट देखने के लिए देखता था, जिसमें फुटबॉल या क्रिकेट के वो दिखाया करते थे। आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने देखा है तो वर्ल्ड दिस वीक देखते देखते मैं डॉक्टर प्रणा राय का फ़ैन हो गया था, और मुझे उनके बोलने का स्टाइल और बात करने का तरीका, तो वो चीज़ें बहुत पसंद हैं, और आज भी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर एक सवाल है कि अंकल शिवन सिंह बोलेंगे, अंकल किसी क्रिमिनल से आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट हुआ है, या उसकी स्टोरी सुन के लगा हो कि क्राइम इसने मजबूरी नहीं किया? एक सवाल है कि क्या किसी क्रिमिनल से मिलकर मुझे बातचीत करके उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हुआ है? ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, बहुत सारे क्रिमिनल के साथ हुआ। क्योंकि देखिए, 2 तरह के क्रिमिनल होते हैं। एक पैदाइशी, जिनका जहन और जहनीत ऐसी होती है कि उन्हें क्राइम करना है। एक जो हालात के मारे होते हैं,
जो नहीं चाहते हैं लेकिन क्रिमिनल बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, और जो मजबूरी में जिन्होंने क्राइम किया है। और अगर ऐसे लोगों से मिलना तो आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। जैसे हमारे देश में एक ओपन जेल का सिस्टम है, एक जयपुर में जेल है सांगनेर करके, वहाँ पे ओपन जेल, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 3-3 मर्डर किया और वो ओपन जेल में है सुबह। और उस जेल की खासियत ये है कि वहाँ पे आप कैदी की तरह नहीं रहते। सुबह 9 बजता है, आप जेल से बाहर जाइए, ऑफिस जाइए, काम कीजिए, वापस शाम को 5-6 बजे तक आप वापस जेल में आइए, अपनी फैमिली को रखिए, अपने बच्चों के साथ रखिए, जेल से शादी कीजिए, वहाँ खाना बनाइए, खाना खाइए, लेकिन आप जेल में हैं। आपके व्यवहार की वजह से ही ओपन जेल में आपको डाला जाता है। तो वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो 3-3 कत्ल के गुनहगार हैं, जो कहते हैं हुआ, लेकिन वो सबकी कहानियाँ अलग थी। सर एक शरद सिंह है, तो ऐसे लोगों के साथ कई बार हमदर्दी होती है। सर एक शरद सिन्हा है, वो बोल रहे हैं हालांकि आपकी कहानी में कोई वीडियो या फुटेज नहीं होते हैं, फिर भी आपको लगातार देखते रहने का मन करता है। शरद सिन्हा साहब, शुक्रिया तारीफ़ के लिए कि हाँ, लेकिन ये है कि मैं कहानी सुनाता हूँ, मुझे भी कई बार लगता पता नहीं कितना बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर उसमें वीडियो तस्वीरें होती तो थोड़ा और बेहतर होता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है लाइव में। अब लेकिन मैं कोशिश करूँगा टेक्नोलॉजी का थोड़ा फ़ायदा उठाऊँ आगे चल करके, कुछ जब मैं कहानी सुनाऊँ तो कुछ ऐसा विजुअल भी चलने का एक हमारे पास हो जिससे हम आपको दिखा सकें। और बिना विजुअल के भी अगर आप इस तरह की तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा लगता है तो फिर दिल से शुक्रिया आपका। सर कोमल रेड की आईडी है, वो बोले कि मैं आपका शो रात को 2-3 बजे तक देखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने में लेट हो जाता है, मैं उठ नहीं पाता। कोमल रेड नाम से आईडी है। कोमल रेड नाम से आईडी है। वो कह रहे हैं कि आपका शो 2-2 3-3 बजे तक मैं वापस देखता हूँ और उसके बाद सुबह बेटी को स्कूल छोड़ने में भी देरी हो जाती। कोमल जी बिल्कुल ऐसा ना करें। देखिए आप जब मौका मिले ज़रूर देख लें, लेकिन इतनी रात को नहीं, ताकि सुबह कम से कम बेटी का स्कूल मिस ना हो और बस ना मिस कर दें आप, तो फिर डांट खानी पड़ेगी। तो ये मत कीजिए। बोल रहे कि आप ऐसा ना बोलें कि बोरिंग है, क्राइम का पार्ट ऑफ लाइफ है। उपेंद्र श्रीवास्तव, प्रिंस श्रीवास्तव साहब, थैंक यू वेरी मच क्राइम तक के लिए तारीफ़ करने के लिए। प्रिंस श्रीवास्तव साहब, बस आप लोग यहीं देखते रहें। सर एक शरद सिन्हा है, उनका दोबारा एक सवाल है कि आप इतने साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लास्ट आपने ऐसा कौन सा केस के ऊपर क्राइम रिपोर्टिंग करी थी जिसमें आपको धमकी मिली? शरद साहब कह रहे हैं कि बहुत आप कितने साल से कर रहे हैं और अभी लास्ट में ऐसी कौन सी की जिसमें आपको धमकी मिली थी? आखिरी तो मैं फिर वही कहूँगा, इधर थोड़ा लग रहा कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। तो इराक से जब लौटा था, इराक में जो धमकी थी वो थी एक, हाँ मैं डायरेक्ट नहीं, लेकिन एक स्टोरी करने जा रहा था, उसके ऊपर फ़ोन आया था कि इस स्टोरी को आप मत दिखाओ, और वो अभी मसला चल रहा है। जिस दिन सॉल्व हो जाएगा उस दिन मैं वो नाम वाम सब बता दूंगा आपको। लेकिन आप रिपोर्टर तो अच्छे हैं, गलत चैनल में हैं, आज तक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं आप रिपोर्टर तो अच्छे हैं पर चैनल में गलत है। क्यों आप मेरी नौकरी लेना चाहते हैं अनिल भाई? ऐसा नहीं है। आप देखिए, हर एक परसेप्शन होता है हर एक का, है ना। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं जो कहूँ वही सही है और आप जो कहें वो गलत है, बिल्कुल नहीं है। हमेशा दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो, बहुत सारी चीज़ें आज तक को, जैसे कई लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा विज्ञापन आता है, ऐड आता पसंद नहीं, कई लोग कहते हैं कि कुछ चीख पुकार ही चलता रहता है, कई लोग कहते हैं 1-2 ढर्रे पे ही चलता है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। और बीच में आप लोगों को याद होगा, एक ज़माना आया था जब सिर्फ भूत प्रेत दिखाया जाता था, एक ज़माना आया जब सिर्फ सांप बिच्छू दिखाया जाने लगा, फिर एक ज़माना आया जब राखी सावंत दिखती थी, फिर एक आया खली ही चल रहा था, तो फिर न्यूज़ का दौर लौटा। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो हमें होपफुल रहना चाहिए। मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ इन चीज़ों में। मुझे लगता है कि सारी अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ कुछ बुरी चीज़ें भी चलती रहती हैं। सर एक हीरा राठौर है, वो एक दृष्टिहीन व्यक्ति है, लेकिन वो आपकी आवाज़ सुन के ही क्राइम शो। हीरल राठौर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और दिल से प्यार। आपने लिखा कि आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता और सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए आप क्राइम तक देखते हैं। मैं सच बताऊं, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूं ये सुनकर। और मुझे लगता है शायद मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ कमाया नहीं है, और मेरी यही कमाई है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और इस तरीके से आप लिखते हैं, तो इसके अलावा और वाकई मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं बड़ा इस मामले में अपने आप को धन्य मानता हूँ। तो आप अच्छे रहें और आपकी रोशनी, मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करूँगा कि आपकी जो रोशनी है वापस लौटे और आप जल्दी
आप ना सुन सकें सिर्फ हमें, बल्कि सामने देख सकें। और जिस दिन आप मुझे अपना नंबर भी अगर आप देंगे इसी सवाल जवाब में, तो मैं आपसे कांटेक्ट भी करूंगा, और जिस दिन आपसे कभी ना कभी मिलूंगा भी ज़रूर, ये मेरा आपसे वादा है। सर प्रतीक शर्मा ने आपका जवाब दिया है कि धन्यवाद सर सवाल लेने के लिए, मम्मी को सुना दिया, वो बहुत खुश हुई। उनको यूट्यूब चलाना तो नहीं आता, लेकिन वो वारदात हमेशा दिखेंगी अब। चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मम्मी को बता दिया, और फिर से मेरा उनको प्रणाम कहिएगा। और वारदात, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अब 1 घंटे बाद मैं वारदात में आऊँगा, और वारदात से याद आया, ठीक थोड़ा वारदात की भी तैयारी है, और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था बातचीत करने में, थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। और लेकिन फिर आपसे कल बात करूंगा। लेकिन वारदात आपने याद दिलाया, तो प्रतीक भाई थैंक यू, इसलिए कि मैं खुद ही भूल गया था कि अब मुझे वारदात के लिए भी तैयारी करनी है। आज 11 बजे वारदात में अलग अलग मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि हमारे देश में अचानक एक ना पीटने का चैलेंज शुरू हो गया। पब्लिक पुलिस को पीट रही है, पुलिस पब्लिक को पीट रही है। एक बड़ा वीडियो आया था पंजाब में, बेचारी एक बुज़ुर्ग औरत को पुलिस वाले किस तरीके से पीट रहे हैं। लड़की साइकिल पे जा रही है, उसको किस तरीके से मनचले छेड़ रहे हैं, और कानून तमाशाई बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें अफसोस भी होता दिखाते हुए, लेकिन क्या करूँ, इसको दिखाना भी ज़रूरी है, ताकि कम से कम सरकार, प्रशासन, पुलिस, इन लोगों का ज़मीर जागे, ये लोग कुछ एक्शन लें और कुछ काम कर सकें, बस यही कोशिश होती है। सर हीरा राठौड़ ने आपको फिर से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फोटो मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मेरा नाम लिया। हम लोग गूगल टॉक बैक की मदद से आपसे मैसेज लिखते हैं और पढ़ते हैं। हीरल राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह लिखते रहें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपने मुझे ईमेल आईडी या आप फ़ोन नंबर भी उसमें ज़रूर आप लिख के दीजिए, और हम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, और ऊपर वाला आपको अच्छा करे, और आपकी आंखों की रोशनी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो। सर एक सौरभ शर्मा है, वो बोल रहे हैं जब आप क्राइम तक का लाइव खत्म करा करें, लाइव एंड करने से पहले आप वारदात की टोन में बोल के हम लोगों को अलविदा कहा करें। सौरभ जी, आप कह रहे हैं कि जब मैं ये ख़त्म क्या करूं, तो वारदात के टोन में ख़त्म क्या करूं। फिर मैं असल में ये चाहता हूं वारदात के टोन में, तो आप लोग वारदात में देख ही लेते हैं। यहाँ पे जो मैं नेचुरल हूँ, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, वो मैं ओरिजिनल ही रहूँ। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मेकअप और पैंट वैंट, हालांकि मैं कभी टाई नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा घुटन सा लगता है, तो मैं हमेशा ऐसी एंकरिंग करता हूँ। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। यहाँ पे हम बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल हैं, और हम लोग जैसे जिस तरह से बैठ जाओ, जो बातें करनी है कर लो। लेकिन मैं आपकी इस फरमाइश को एक दिन एक सरप्राइज़ के तौर पे दूसरे तरीके से दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, और बहुत जल्दी दूंगा, और एंड वैसे ही करूँगा, लेकिन वो एक सरप्राइज़ होगा। तो अब वारदात में चूँकि वक्त कम रह गया है, वारदात ज़रूर देखिएगा 11 बजे आपसे वारदात में मिलेंगे। और तमाम लोगों का जो इतनी सारी बातें की, इतने सारे सवाल पूछे, आप सब बहुत बहुत वाकई शुक्रिया। और इसी तरह से क्राइम तक को आप देखते रहें, जुड़ते रहें, और तमाम लोग बस प्यार करते रहें, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी दुआ है। तो कल मिलेंगे हम लोग 9 बजे, तब तक के लिए फिर कल 9 बजे मिलेंगे, लेकिन 1 घंटे बाद आपको आज तक पे वारदात में मिलूँगा। तो टेक केयर, और सभी अच्छे रहिए। थैंक यू।